नमस्कार। भारत के इतिहास में ना कुछ बातें बड़ी अजीब हैं। मतलब सोचिए, जो यूरोपीय शक्ति यहाँ सबसे पहले आई वही यहाँ से सबसे आखिर में गई। ये कहानी है भारत में पुर्तगालियों की, जिनके आने और जाने दोनों की दास्तां बेहद नाटकीय है। पूरे 451 साल, ये कोई छोटा मोटा वक्त नहीं है। ये लगभग 4.5 सदियां हैं। इतने लंबे वक्त तक पुर्तगाली साम्राज्य का एक हिस्सा भारत की जमीन पर बना रहा। ये एक बहुत लंबा और उलझा हुआ अध्याय था, जिसमें जीत भी थी, जुल्म भी, पतन भी और अंत में आजादी भी। तो सवाल यही उठता है कि 1498 में आने वाले वो पहले यूरोपियन थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि भारत की आजादी के भी 14 साल बाद तक वो यहीं जमे रहे? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा और उनकी पूरी कहानी को समझना होगा। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। देखते हैं कि कैसे पुर्तगालियों ने सिर्फ व्यापारी बनकर भारत में कदम नहीं रखा, बल्कि समुद्र के स्वामी बनकर अपने एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। ये सब शुरू हुआ 1498 में, जब वास्को डी गामा के जहाज कालीकट के तट पर आकर लगे। बस एक नया समुद्री रास्ता खुल चुका था। इसके कुछ ही साल बाद 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को पहला गवर्नर बनाया गया और फिर 1509 में दीव की लड़ाई जीतकर उन्होंने हिंद महासागर पर अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया। और फिर आया वो साल 1510, जब अफोंसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीन लिया। और इसी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का असली संस्थापक माना जाता है। देखिए, अल्मेडा की नज़र सिर्फ समंदर पर थी, लेकिन अल्बुकर्क ने जमीन पर एक स्थायी साम्राज्य बनाने का सपना देखा था। गोवा पर कब्जा करके उसने इसे अगले 450 सालों के लिए पुर्तगाली शक्ति का धड़कता हुआ दिल बना दिया। अब उनके कंट्रोल का तरीका बड़ा दिलचस्प था। इसे कहते थे कार्ताज सिस्टम। सोचिए, ये एक तरह का समुद्री पासपोर्ट या परमिट था। हिंद महासागर में किसी भी जहाज को चलाने के लिए पुर्तगालियों से ये लाइसेंस लेना ही पड़ता था, और जिसके पास कार्ताज नहीं, उसका जहाज और सारा का सारा माल जब्त। बस इसी एक सिस्टम से उन्होंने पूरे समुद्री व्यापार पर अपना एक छत्र राज कायम कर लिया। लेकिन कहते हैं ना, हर साम्राज्य के उदय के साथ ही उसके पतन के बीज भी बो दिए जाते हैं। पुर्तगाली शासन का एक बेहद काला और क्रूर अध्याय भी था, जिसे धार्मिक कट्टरता और भ्रष्टाचार की स्याही से लिखा गया था। इसकी सबसे भयानक मिसाल थी गोवा इंक्विजिशन। और विडंबना देखिए, इसकी गुजारिश 1546 में मिशनरी फ्रांसिस जेवियर ने की थी। 1560 में इसे लागू किया गया और ये करीब 260 सालों तक गोवा पर एक आतंक का साया बनकर मंडराती रही। आखिरकार 1820 में जाकर इसे खत्म किया गया। इस इंक्विजिशन के तहत ना स्थानीय संस्कृति को जड़ से मिटाने की एक सोची समझी कोशिश की गई। हजारों हिंदू मंदिर तोड़े गए, लोगों पर जबरदस्ती धर्म बदलने के लिए जुल्म किए गए, हिंदू त्योहारों, शादियों और रीति रिवाजों पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई। संस्कृत, मराठी या कोंकणी में लिखी किताबें जहां भी मिली उन्हें जला दिया गया, और जो लोग छुपकर अपने धर्म को मानते हुए पकड़े गए, उन्हें ऐसी ऐसी यातनाएं दी गईं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस दौर के महान दार्शनिक वोल्टेयर ने इस पर लिखा था, दुर्भाग्य से गोवा अपनी इंक्विजिशन के लिए कुख्यात है, जो इंसानियत और व्यापार दोनों के ही खिलाफ है। पुर्तगाली पादरियों ने हमें ये यकीन दिलाया कि वहां के लोग शैतान को पूजते हैं, जबकि हकीकत तो ये है कि वे खुद शैतान की सेवा कर रहे थे। एक तरफ ये अंदरूनी सड़न थी और दूसरी तरफ बाहर एक ऐसी ताकत उठ रही थी जिसने पुर्तगाली साम्राज्य की कमर तोड़ के रख दी, और ये थी मराठों की चुनौती। ये शक्तियों के बदलने का दौर था। एक तरफ भ्रष्टाचार से खोखला होता पुर्तगाली साम्राज्य था, तो दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठों का भगवा परचम आसमान छू रहा था। पुर्तगालियों की नौसेना कमजोर पड़ रही थी और मराठों की जमीनी सेना को हराना नामुमकिन होता जा रहा था। और फिर मराठों ने पुर्तगाली सत्ता पर एक के बाद एक निर्णायक हमले किए। 1683 में संभाजी महाराज ने उनके इलाकों पर हमला बोला। फिर 1737 से 39 के बीच अपराजय पेशवा बाजीराव प्रथम ने तो बिजली की तेजी से आसपास के इलाके जीते और पुर्तगाली किलों की घेराबंदी कर दी। और 1739 में सालसेट और बेसिन यानी आज के वसई की जीत ने तो पुर्तगालियों की कमर ही तोड़ दी। मराठों के जबरदस्त प्रहार के बाद पुर्तगाली ताकत बस गोवा,
दमन और दीव के एक छोटे से इलाके में सिमटकर रह गईं। वे अब एक विशाल साम्राज्य की बस एक परछाई थे, एक औपनिवेशिक अवशेष, और भारत की आजादी के साथ उनकी आखिरी उल्टी गिनती शुरू हो गई। साल 1947 में भारत आजाद हो गया। पूरा देश जश्न मना रहा था, लेकिन गोवा, दमन और दीव पर पुर्तगाली झंडा अब भी लहरा रहा था। ये एक ऐसी बात थी जिसे आजाद भारत ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसके बाद अगले 14 साल तक एक अजीब सी कशमकश चलती रही। पुर्तगाल ने एक बहुत चालाक कूटनीतिक चाल चली। उसने अपने संविधान में बदलाव करके गोवा को कॉलोनी की जगह एक विदेशी प्रांत घोषित कर दिया। ऐसा इसलिए ताकि गोवा नेटो के सुरक्षा कवच के नीचे आ जाए। भारत ने बातचीत से हल निकालने की हर मुमकिन कोशिश की, पर पुर्तगाल सुनने को ही तैयार नहीं था। उधर गोवा के अंदर आजाद गोमांतक दल जैसे आजादी के आंदोलन आग जलाए हुए थे। अब भारत का सब्र का बांध टूट रहा था। जब बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो गए तो भारत ने आखिरकार ये फैसला किया कि अब आखिरी रास्ता अपनाना ही होगा। इस अंतिम अध्याय का नाम रखा गया ऑपरेशन विजय। 1961 में भारत सरकार ने 451 साल पुराने इस कब्जे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला कर लिया और इस ऐतिहासिक मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। ये एक बहुत तेज और जबरदस्त कार्रवाई थी। 18 और 19 दिसंबर 1961 को 30,000 भारतीय सैनिकों ने जमीन, हवा और समंदर तीनों तरफ से गोवा को घेर लिया। उनके सामने मुट्ठी भर करीब 3,300 पुर्तगाली सैनिक थे। उनके पास आत्मसमर्पण के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा था और 36 घंटे से भी कम समय में मिशन पूरा हो गया। और इसी के साथ 451 साल लंबे एक साम्राज्य का हमेशा के लिए अंत हो गया। भारत की धरती से उपनिवेशवाद का आखिरी निशान भी मिटा दिया गया। वो एक ऐतिहासिक पल था जब पुर्तगाली झंडा नीचे उतरा और भारत का तिरंगा शान से आसमान में लहराया। ये सिर्फ एक झंडे का बदलना नहीं था, ये सदियों की गुलामी के बाद मिली पूरी आजादी का एक नए युग की सुबह का प्रतीक था। सबसे पहले आए और सबसे आखिर में गए। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या 14 साल के लंबे राजनयिक इंतजार के बाद भारत में यूरोप के सबसे लंबे औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने के लिए सैन्य कार्रवाई ही एकमात्र रास्ता बचा था? कारण चाहे जो भी रहा हो, ये भारत की संप्रभुता की एक अंतिम और निर्णायक जीत थी। जय हिंद।